नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके इस प्लेटफॉर्म पर पावर माइंड पर, जहां पर हम बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे और हर बार की तरह रीडिंग, वोकैबुलरी, स्किमिंग और इसके साथ साथ ग्रामर सेक्शन के पोर्शन को भी हम कवर करते चलेंगे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कोई एडिटोरियल का सेक्शन नहीं होता है। हमारा मेन मकसद होता है कि बच्चे की रीडिंग को एक तरीके से एनहेंस कराना, ताकि उसके कॉम्प्रीहेंशन के स्किल्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो, बेटर हो और एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम हर रोज एक डिफिकल्ट लेवल का आर्टिकल बच्चे के लिए लेकर आते हैं। तो चलिए बिना समय को खराब करते हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का जो डोज है वोकैबुलरी का, इसमें हमने काफी सारे वर्ड्स रखे हैं। सबसे पहला वर्ड हमारे सामने जो है, इसका नाम है, अंग्रेजी के अंदर अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसे हम कहते हैं बग। पहला वर्ड है हमारे पास बग। चलिए पढ़ते हैं बग। बग वैसे तो नॉर्मली अगर बात की जाए तो बग को कीड़ा भी कहा जाता है, लेकिन एडिटोरियल पढ़ते हैं तो हर वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। बग का एक मतलब होता है किसी भी सेक्शन में कोडिंग के दौरान आने वाला एक रुकावट यानी ऑब्स्टेकल। बग का एक मतलब और भी होता है जिसे हम एरर कहते हैं, प्रॉब्लम कहते हैं। तो कई सारे मीनिंग बनते हैं। बग का इधर मीनिंग है समथिंग वेंट रॉन्ग इन अ सिस्टम और मशीन, स्पेशली अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में किसी भी प्रकार से यंत्र में आई कोई भी समस्या, यंत्र में किसी भी प्रकार की आई कोई खराबी को बग कहा जाता है। अगला वर्ड आता है स्पाइंग। स्पाई का अर्थ होता है जासूस, और स्पाई एक वर्ब है। इसके आगे आईएनजी लगा दिया तो ये वर्ब में नॉन फाइनाइट्स का पार्ट बन जाता है, जिसे आपने जेरेंड या पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। दोनों अलग अलग चीजें हैं, यूज आप कहां करते हैं ये मैटर करता है। स्पाइंग का अर्थ होता है किसी पर जासूसी करना, यानी टू ट्राई टू सीक्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट समबडी एंड समथिंग। किसी भी व्यक्ति के गुप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए हर एक देश एजेंट्स क्रिएट करता है, एजेंट्स को बनाता है, ताकि वो विदेशों में जाकर सरकार की या विदेशी सरकार या हुकूमत की जो भी कार्य या गतिविधियां हैं उनमें नजर रख सके, जासूसी कर सके और ये पहचानने का प्रयास कर सके कि दूसरा देश उनके लिए क्या प्रोग्राम, क्या गलत गतिविधियां शुरू करता है। तो इसी को कहते हैं गुप्त जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करना या किसी पर नजर रखना, इसे हम कहते हैं जासूसी करने को स्पाइंग। नॉर्मली घरों में पड़ोसी जो लोग होते हैं वो आपके घरों की जानकारी लेने के लिए पीप करते हैं, ताका झाकी करते हैं, या फिर अगर आपकी बातें सुनते हैं तो उसे हम कहते हैं एव्स ड्रॉपर। इसे हम कहते हैं एव्स ड्रॉपर, EAVESDROPER, एव्स ड्रॉपर। ऐसा व्यक्ति जो कान लगाकर आपकी बातें सुनने का प्रयास करता है। अगला वर्ड आता है प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड में जिस भी शब्द के आगे ईडी लग गया, ये हम आपको पहले बता चुके हैं कि उसे हम क्रिया यानी वर्ब कहते हैं। प्रोहिबिटेड का अर्थ होता है किसी चीज को हिंदी में कहें तो निषेध करना, प्रतिबंध लगाना। प्रतिबंध कब लगाए जाते हैं? प्रतिबंध तब लगाए जाते हैं जब उस सेक्शन का कार्य करने वाला संचालक या उस पर कंट्रोल करने वाला कोई अधिकारी नहीं चाहता कि बाकी लोग उस पर ज्यादा उसके साथ छेड़खानी करें, उन नियमों का उल्लंघन करें, तो उसके लिए लगाए जाते हैं प्रतिबंध। याद रखिएगा, प्रतिबंध अक्सर कई जगहों पर लगाए जाते हैं, जैसे दीवारों पर लिख दिया जाता है निषेध। निषेध यानी पोस्टर चिपकाना मना है। सेम इसी प्रकार से आगे कहीं पर किसी घर में घुसना है तो वहां पे भी एक तरीके की मनाही होती है कि बिना परमिशन के अंदर नहीं आना है, क्योंकि अंदर कुत्ते हैं, शायद भौंक सकते हैं, काट सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जब किसी भी संस्थान द्वारा आप पर या किसी व्यक्ति पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, यानी आपको अलाउ नहीं किया जाता है और बदले में कानून की कार्यवाही की धमकी दी जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्रोहिबिटेड। इसका मतलब होता है किसी को कार्य करने से पहले ही सावधान कर देना कि भाई ये कार्य मत कीजिए, अन्यथा समस्या हो सकती है। अगला वर्ड हमारे पास इसी प्रकार से बहुत अच्छा आता है, इसको हम कहते हैं आउटराइट। इसी को हम कहते हैं आउटराइट। आउटराइट एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। इसका हिंदी अर्थ होता है किसी को साफ सुथरे शब्दों में, क्लियर शब्दों में सारी जानकारी
क्लियर मैनर में दे देना, इसे हम कहते हैं आउटराइट। हर एक व्यक्ति डिमांड करता है कि जो भी जानकारी दी जाए शुड बी क्लियर, नॉट एम्बिगियस। इसका विपरीत बनता है एम्बिगियस। एम्बिगियस का अर्थ होता है जिसके अंदर हमारी एक बात के कई सारे मतलब निकलते हैं। अक्सर पॉलिटिशियंस की बातों को जब आप सुनते हैं तो आप पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति हमेशा इस प्रकार की बात बोलता है जिसके काफी सारे अर्थ होते हैं, यानी वो एम्बिगियस होती है, वेग होती है। तो इसका विपरीत आपने कई बार सुना होगा बच्चा, इसे हम कहते हैं वेग यानी नॉट क्लियर। अब अगर ये दृश्य देखने से संबंधित होता तो हम कहते ओपेक का अर्थ भी होता है जो चीज क्लियर नहीं है, सामने आपको दिखाई विजिबल नहीं हो रही है। सुना होगा ना, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मींस नॉट क्लियर। तो इधर हम वर्ड करते हैं आउटराइट का अर्थ होता है कि जब साफ स्वच्छ सीधे तौर पर हम पर्याप्त रूप से पूरी जानकारी दे देते हैं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड के लिए भी हम आउटराइट का यूज करते हैं। ये एक लॉ बाइंडिंग वर्ड है। इसका मतलब होता है जब भी कोर्ट के द्वारा किसी को डायरेक्ट स्पष्ट रूप में डांट दिया जाता है, सुना दिया जाता है या लीगल एक्शन लेने की धमकी दे दी जाती है, तो उसे हम आउटराइट कहते हैं। मोस्ट ऑफन ऐसा देखा जाता है कि जैसे अभी लेटेस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज जो थी एक दूसरे पर ब्लेम लगाती हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट आउटराइट कर देता है, उन्हें सीधे तौर पर जानकारी दे देता है, तो उसी को कहते हैं बच्चा आउटराइट एक विशेषण है। कई बार पेपरों में, बैंकिंग के एग्जाम में बच्चा इसके आगे ईडी लगा दिया जाता है, जबकि ये पॉसिबल नहीं है। ईडी लगाकर केवल क्रिया बनाई जा सकती है, विशेषण नहीं बनता है। अगला वर्ड आता है बच्चा म्यूलिंग। वैसे म्यूल एक वर्ड होता है, आईएनजी लगाकर हम इसे वर्ब भी बना सकते हैं, जेरेंड भी बना सकते हैं, पार्टिसिपल भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू अस कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। म्यूलिंग का अर्थ होता है विचार करना। इसको अगर सिनोनियम्स में पढ़ते हैं तो इसका फ्रेजल वर्ब बनता है बच्चा सी इनटू एक बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। जैसे हम कहते हैं ना, आई विल सी इनटू दिस मैटर, आई विल सी इनटू दिस मैटर। सी इनटू का अर्थ क्या हो गया? किसी चीज पर विचार करना, विमर्श करना, सोचना, डिसाइड करना। अब इधर म्यूलिंग के बाद में जो वर्ड आता है क्या है, मीनिंग समझते हैं। थिंक अबाउट, किसी चीज के बारे में सोचना, चाहे वो कोई तथ्य हो, कोई प्रपोजल हो, प्रपोजल के बाद किसी चीज की प्रार्थना हो, उस पर बहुत गहन अध्ययन करना होता है म्यूलिंग। इसका अर्थ होता है म्यूलिंग। अगला वर्ड है हमारे पास लिवरेज्ड। लिवरेज्ड में एक वर्ड सुना होगा आपने किसी टाइम पीरियड में। लिवरेज उस तरीके से यूज किया जाता था जब नोबेल प्रथा चलती थी, कुलीन तंत्र चलता था। तो उस प्रथा के अंदर क्या किया जाता था कि लोगों से लाभ उठाने के लिए अनावश्यक जजिए या टैक्सेस वसूल किए जाते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा राजा को मुनाफा हो सके। तो ऐसी परिस्थिति में हम वर्ड यूज करते हैं लिवरेज्ड का। लिवरेज्ड का अर्थ होता है लाभ प्राप्त करना। अब ऐसे में एक छोटा सा वर्ड और भी होता है, लगभग मीनिंग है, नॉट एग्जैक्ट सिनोनियम। आपने एक वर्ड सुना होगा प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज का मतलब होता है जब हम किसी की होने के बाद, किसी की प्रेजेंस में आने के बाद ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की बात करते हैं। जैसे अक्सर आजकल वीडियोस में, रील्स के अंदर लिखा जाता है कि चाचा विधायक हैं, चाचा विधायक है। इट मींस बाय यूजिंग दैट स्टेटमेंट वी वांट टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट इन आवर फेवर। ज्यादातर हम अपने पक्ष में इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो लाभ उठाने के लिए हम यूज करते हैं प्रभाव या लाभ उठाने के लिए लिवरेज। याद रखिएगा, बैंकिंग के अंदर लिवरेज होता है, एसएससी में प्रिविलेज होता है। दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, अर्थ सेम है। अगला वर्ड है स्पियोनेज। अभी हमने स्पाई वर्ड पढ़ा था, याद होगा आपको, अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा स्पाई यानी किसी पर जासूसी करने वाला। स्पाइंग होता है नजर रखना। स्पियोनेज एक तरीके से इसी का सिनोनियम है, बट ये एक संज्ञा है, ये क्रिया है, ये संज्ञा है। स्पियोनेज जासूस या जासूसी को कहा जाता है। जासूस या जासूसी को कहा जाता है एक ऐसा तरीका जिसके अंदर हम सदैव प्रयास करते हैं सामने वाले के कार्यों पर गतिविधि किस प्रकार से चल रही है, उससे कहीं हमें नुकसान तो नहीं है। हर एक
देश दूसरे देश पर हमेशा अपने जासूसों को रखता है तैनात, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा पता लगाया जा सके कि कहीं ये मेरे खिलाफ कोई गतिविधि तो नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान के अंदर जो आपका क्या नाम है, जितने भी पोर्ट्स हैं या आइलैंड्स हैं जिन पे चाइना अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना चाहता है, यानी कि भारत को घेरने के लिए पूरा का पूरा ग्वादर पोर्ट तक जोड़ना चाहता है, तो वहां पर भी भारतीय सरकार ने कहीं ना कहीं अपने जासूस बिठा रखे होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा उन्हें पता रहे कि कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं है। तो स्पियोनेज होता है सीक्रेट्स, यानी कि किसी के रहस्यों को जानने का प्रयास करना, रहस्यों को जानने का प्रयास करना। अगला वर्ड हमारे पास आता है इसी प्रकार से असर्टेन। अगला वर्ड हमारे पास इसी प्रकार से है असर्टेन। असर्टेन का अर्थ होता है कुछ पता लगाना। यह भी एक क्रिया है, यह भी एक क्रिया है। सर्टेन से असर्टेन बना है। सर्टेन होता है निश्चय, निश्चय, और असर्टेन होता है किसी चीज का पता लगाना। यह एक साधारण सा वर्ड है, कई बार यूज हो जाता है। बाइट आपने सुना होगा कंप्यूटर के अंदर, जब हम किसी चीज को मापने की एक तरीके से, एक मीटर जैसे होता है ना, किसी को जैसे पानी को मापने के लिए लीटर हो गया, वेट हो गया, ये अलग अलग चीजें हो गई किसी चीज को मापने की क्रिया। सेम ऐसे ही कंप्यूटर में 0 और 1 जैसी बाइनरी डिजिट्स के बाद में जब स्टोरेज को मापा जाता है तो गीगाबाइट वर्ड सुना होगा। 1 GB 1 MB, MB मतलब MB मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट। तो बाइट का अर्थ होता है एक यूनिट जिसे हम यूज करते है। ठीक है, किसी चीज को यूज करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, सच एज लेटर और अ नंबर। अ बाइट इज अ यूनिवर्सली मेड अप अ सीरीज ऑफ 8 स्मॉलर यूनिट्स। इसे आप इतना समझ लीजिएगा कि किसी चीज को स्टोर करने की यूनिट को बाइट कहते हैं। सिंपल सा वर्ड है। फॉल फ्लैट, किसी चीज का असर ना पड़ना। ये एक तरीके से एक ईडियम है, ये एक ईडियम है। फॉल फ्लैट कई बार होता है जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से बात करते हैं और बातों के दौरान हमारे कानों पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता, तो हम उसे कहते हैं फॉल्स फ्लैट, यानी कि टू फेल टू प्रोड्यूस द इफेक्ट दैट यू वांटेड, यानी कि आप जो रिजल्ट चाहते हैं। सपोज कीजिए यू वांट समथिंग इन पॉजिटिव मैनर, यू आपको एक रिजल्ट चाहिए, लेकिन वो बात क्या हो गई, फॉल फ्लैट हो गई। फॉल फ्लैट का मतलब उस बात का सामने वाले पर कोई असर ना पड़ना। अगला वर्ड कहते हैं क्या है, टेस्टी। टेस्टिमोनियल वर्ड सुना होगा, लेकिन यहां पे टेस्टी अलग वर्ड है, इसे विशेषण कहा जाता है। अनॉयड का सिनोनियम होता है टेस्टी। अनॉयड होता है जो बहुत जल्दी नाराज हो जाए, जो बहुत जल्दी नाराज हो जाए, किसी बात का बुरा मान जाए, तो उसे हम कहते हैं अनॉयड। अनॉयड के साथ साथ आजकल एक बहुत अच्छा सुंदर सा वर्ड चल रहा है, उसे हम दोस्तों कहते हैं पीविश। इसे हम कहते हैं पीविश। पीविश का अर्थ भी होता है चिढ़ना। पीविश का अर्थ होता है चिढ़ना। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसके अंदर हम सामने वाले से नाराजगी या गुस्सा दिखाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो इम्पेशेंट हो, बहुत जल्दी नाराज हो जाए, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, बहुत बुरा व्यवहार हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, अनॉयड। आपने हिंदी मूवीज में देखा होगा, अक्सर नाना पाटेकर का एक रोल होता है जिसमें नाना पाटेकर को क्या दिखाया जाता है कि बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, और बुरा मानने के बाद वो उल्टी सीधी एक्शन और एक्टिविटीज करता है। तो अनॉयड होता है चिढ़ना, नाराज होना, किसी पर तुरंत प्रतिक्रिया देना। अगला वर्ड आता है एंग्जाइटी। दोस्तों सबसे पहली बात याद रखना, जिस भी शब्द के आगे SES लगा दिया जाता है तो वो संज्ञा ही बनती है। संज्ञा के लिए मैंने आपको सफिक्सेस प्रीवियस क्लास में बताए थे, ना याद हो तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पिछली वीडियोस को, ताकि आपको पता चलती रहे सारी जानकारी। अब बढ़ते हैं, अगला वर्ड आता है हमारे पास एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब चिंता, परेशानी, अनईजीनेस। ये कई प्रकार से होती है, मानसिक भी होती है, शारीरिक परेशानियां भी होती हैं। कई बार एंग्जाइटी उत्सुक, नर्वसनेस के लिए भी यूज किया जाता है, नर्वसनेस के लिए भी यूज किया जाता है। इसके सिनोनियम में यूज होता है फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड,
एंड अनइजीनेस। एंड अनइजीनेस, ऐसी अनइजीनेस जिसमें हम हमेशा एंग्जाइटी वाली सिचुएशन में रहे, फीलिंग रहे, परेशान रहे कि कुछ गड़बड़ है। अक्सर होता है जिस दिन बच्चे को काफी उम्मीद होती है पॉजिटिव रिस्पॉन्स की और रिजल्ट आना होता है, एगरनेस होती है, बच्चे के दिमाग में हमेशा एंग्जाइटी रहती है, उत्सुकता रहती है, एक टेंशन रहती है कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए वर्ड आता है एंग्जाइटी, भूलना नहीं है, बहुत अच्छा वर्ड है। एंग्जाइटी का आगे वर्ड है हमारे पास एल्गोरिदम। एल्गोरिदम एक वर्ड है जो बेसिकली मैथ्स की समस्याओं को हल करने का एक प्रोसेस होता है। मैथ्स की, गणित की समस्याएं हल करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें काफी सारे रूल्स होते हैं, जिसमें क्या लिखा गया है, सेट ऑफ रूल्स दैट मस्ट बी फॉलोड, ऐसे नियमों जिनको फॉलो किया जाना अनिवार्य है। व्हेन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जब कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो काफी सारे नियमों को यूज किया जाता है। हालांकि कोडिंग और डिकोडिंग जैसे आप कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को जब पढ़ते हैं, कोडिंग सीखते हैं, तो वहां पे आपको बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे एरे जनरेट करने पड़ते हैं ताकि एक एल्गोरिदम बनाया जा सके, ताकि गणित की समस्याएं या जो भी कैलकुलेशंस हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके। ऐसे ही एक वर्ड है रेड फ्लैग। याद रखिएगा मुहावरों की भाषा में, याद रखिएगा मुहावरों की भाषा में रेड कलर जो होता है हमेशा एक तरीके से डेंजर का साइन होता है। डेंजर के साइन के लिए इडियम्स में मुहावरों के अंदर रेड का प्रयोग किया जाता है, जैसे टू शो रेड फ्लैग टू अ बुल, यानी कि किसी सांड को लाल कपड़ा दिखाना, ट्रेन को रोकने के लिए लाल रंग का झंडा दिखाना। तो इस प्रकार के कलर में रेड जो होता है ये डेंजर का साइन होता है। व्हाइट जो होता है ये पैसिफिज्म यानी कि शांति का संदेश देता है, पीस का संदेश देता है। व्हाइट कलर पीस का संदेश देता है, याद रखिएगा। ब्लैक कलर जो होता है वो ट्रेटर यानी कि नॉट रिलायबल वाली कंडीशन में आता है, नॉट रिलायबल वाली कंडीशन में आता है ब्लैक। नॉट रिलायबल यानी कि जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, इसमें रेड कलर का जो ईडियम है माना जाता है। एंड द लास्ट ईडियम में याद रखना ब्लू, ब्लू कलर जो होता है ये रॉयल नोबेलिटीज को दिखाता है, रॉयल सिंबल होता है ब्लू कलर। ऐसे बहुत सारे कलर्स होंगे जिन पर हम बहुत सारे इडियम्स को सीखेंगे ताकि विद्यार्थी को कोई समस्या ना आए। तो ये तो आज का वोकैब सेक्शन है। अब इसके बाद में बच्चा पढ़ते हैं कुछ रीडिंग का सेक्शन। रीडिंग का सेक्शन, पहले इस कंपोनेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, पहले इसके कंसेप्ट को समझते हैं, रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने के बाद इसका बैकग्राउंड का पहले थ्योरी समझते हैं, फिर आगे धीरे धीरे कनेक्शन बनेगा। दोस्तों सबसे पहली चीज होती है कि जब हमारी किसी देश से अच्छे संबंध नहीं बन रहे होते, सपोज जैसे आज के दिन भारत के और चाइना के अच्छे संबंध नहीं है, तो आज के दिन जब भारत और चीन के अच्छे संबंध नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में दोनों देशों में कोई भी अपने काम को करने की कोई भी प्रोग्रेस होगी या कोई भी कार्य को चलाने के लिए कोई भी अपडेशन होगा तो दूसरा देश हमेशा उसके कामों को रोक लगाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन जनरेट जरूर करेगा, कोई ना कोई कंडीशन जनरेट जरूर करेगा। ऐसे में जैसा आप जानते हैं भारत के और चीन के संबंध बुरे हैं। अब ऐसे में चाइना के पोजीशंस को नोटिस करते हुए इंडिया काफी टाइम पीरियड से नोटिस कर रहा था कि चाइना की जितनी भी मेजर एप्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं भारत के सेल्युलर फोन्स के अंदर, मोबाइल फोन्स, टीवी या फिर एक तरीके से कैम्स के अंदर यूज होती हैं, ये अनावश्यक तरीके से भारत की सभी प्रकार की स्टोरेजेस और डेटा को अपने पास स्टोर करती हैं, एक तरीके से जासूसी करती हैं। भारत को ऐसा लगा, भारत ने शोर मचाया और लगभग चीन की सारी एप्स को बैन कर दिया। याद होगा लॉकडाउन के दौरान बड़ा तगड़ा केस चला था कि भारत ने आर्मी तक, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के फोन्स तक में डिनाई करवा दिया था कि इस प्रकार की कोई भी ऐप नहीं होगी, इवन प्ले स्टोर पर से भी डिलीट करा दी गई थी। जब ऐसा हुआ था तो सभी ने नोटिस किया था कि इस प्रकार की एप्स को यूज करना एक तरीके से कंडीशनल रोक दिया था, आपकी
एक फेवरेट गेम पबजी पे भी ऐसी ही कंडीशन आई थी। सेम भारत जब ऐसी कंडीशन अप्लाई कर रहा था उस समय के अंदर भारत के संबंध चीन से बिगड़े हुए थे। इस परिस्थिति में भारत चीन से चाहता था कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिसमें उसकी कोई एप्लीकेशन या चीज जासूसी करती हुई नजर आए। अब परिस्थिति बदली, जब भारत कर रहा था तो सभी देशों को लगा कि नहीं भैया ये तो जबरदस्ती थोप रहा है नियम या फालतू के झगड़ेबाजी बढ़ा रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे अलग अलग देशों ने इस पर नोटिस किया। अलग अलग देशों ने नोटिस किया कि चाइना जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कई सारे देशों की डेटा को स्टोर करता है, हिडन जानकारी लेता है और उनको अपने अनुसार यूज करने की कोशिश करता है। तो धीरे धीरे सभी देशों ने बैन किया और बैन करने के बाद में चाइना पर मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स लगाए ताकि वो इस तरीके की एक्टिविटी करने से रुक जाए। तो अब ये न्यूज तो खैर 2-3 साल पुरानी है, लेकिन अब जितने देश जब जब इस न्यूज को जब चाइना की एप्लीकेशंस को, चाइना की प्रोसेस पर रोक लगाते जाएंगे तब तब आपके सामने यही आर्टिकल घूम फिरकर बार बार आता जाएगा। अब हाल फिलहाल का जो ये आर्टिकल है ये 2 दिन पहले का एक आर्टिकल है जिस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। मेन पर्पस ये होगा कि मैं आज आपको इसमें ग्रामर के स्किल्स बताऊंगा। पहले रीडिंग फिर ग्रामर, वोकैबुलरी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है जी। अब वर्ड है बीजिंग बग। बीजिंग चाइना की राजधानी कैपिटल और उसके द्वारा बनाया गया एक ऐसा बग जो कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाली सभी प्रकार की प्रोसेस या एक तरीके से चीजों पर रोक लगाता है, उनकी डेटा को स्टोर करता है और अपने अनुसार मैनिपुलेट करता है। तो चाइनीज बग कह सकते हैं इसको, भारत में चाइनीज बग कहते हैं, वैसे याद रखिएगा। विद ऑस्ट्रेलियाज बैन, अब इस वर्ड को याद रखना है कि अब जो बैन लगाया है ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है टिकटॉक पर। किस चीज के पर्पस से? ओवर स्पाइंग कंसर्न्स। कहते हैं कि चाइना का जो ये टिकटॉक है इस पर बैन लगा है क्योंकि ये जासूसी कर रहा है। द चाइनीज वर्ड शॉर्ट वीडियो, चाइनीज ओन्ड शॉर्ट वीडियो ऐप नाउ इज प्रोहिबिटेड। अब ये ऑस्ट्रेलिया से भी प्रोहिबिटेड हो गई, रोक लगा दी गई। किस चीज से? गवर्नमेंट के जितने भी फोन्स हैं, डिवाइसेस हैं, इन सब से, ठीक है। अब केवल ये क्या ऑस्ट्रेलिया में है? नहीं, द यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूरोपियन इंस्टीट्यूशन, फ्रांस, बेल्जियम, इन सब ने एक बार में ही रोक लगा दी, सभी कंट्रीज ने। वाइल इंडिया आउटराइट, इंडिया ने तो पहले ही सीधे तौर पर बैन लगा दिया था। आउटराइट का मतलब मैंने बताया था, सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से बैन लगाया था 2020 के अंदर। हालांकि मुझे अच्छे से याद है कि जब इंडिया ने 2020 में बैन लगाया था, किस पर बैन लगाया था? सीधे तौर पर बैन लगाया था चाइना की एप्स पर। तो भारत के कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि एक तरीके से आगे बढ़ने वाले टैलेंट को रोका जा रहा है, लेकिन यह बात बाद में गलत प्रूव हुई, ठीक है। द यूएस इज म्यूलिंग, यूएस जो है इस समय विचार कर रहा है। किस चीज पर विचार कर रहा है? कंप्लीट बैन फॉलोइंग अ स्पाइंग इंसिडेंट, पूरी तरीके से बैन लगा देना है इस जासूसी करने वाली गतिविधि या प्रक्रिया पर। अब कंसर्न क्या है? विचार करने योग्य बात है कि दैट टिकटॉक इज लिवरेज, टिकटॉक जो है बेनिफिट उठा रहा है। लिवरेज के बाद फॉर प्रीपोजिशन आया, फॉर स्पियोनेज, जासूसी करके बेनिफिट उठा रहा है। और यह बात पहले ही प्रूव हो चुकी है जब recently it is China based parent company। अब चाइना बेस्ड पेरेंट कंपनी थी जिसका नाम था ByteDance फायर्ड। ByteDance ने फायर किए एम्प्लॉयज इन चाइना एंड द यूएस हु हैड ट्रैक्ड, जिन्होंने ट्रैक किया आईपी एड्रेसेस को जर्नलिस्ट के, जितने भी न्यूज एंकर्स थे, न्यूज के जर्नलिस्ट थे, उनके आईपी एड्रेस को ट्रैक किया इसी ऐप को यूज करते हुए। इन अ बिड ऑफ अनसर्टेन, ताकि उनसे कुछ पता लगाया जा सके कि इफ दे वर इन सेम लोकेशन, क्या वो सेम लोकेशन पर है, एज एम्प्लॉय सस्पेक्टेड ऑफ इंफॉर्मेशन लीक। अब हालांकि जब चाइना में कुछ इस प्रकार की गतिविधि हुई तो पता चला कि वे लोग जानकर क्या कर रहे हैं,
जानकर जासूसी कर रहे हैं, लोकेशंस ट्रैक कर रहे हैं, लोकेशंस ट्रैक करने के बाद में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो जब ऐसा पता चला, हालांकि उन एम्प्लॉयज को तो निकाल दिया गया, लेकिन तब एक बात पता चली कि यदि एक बेसिक कंपोनेंट में एक दो एम्प्लॉयज ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं तो पूरी कंपनी जितना डेटा स्टोर कर रही है उस डेटा को किस तरीके से और किस किस तरीके से यूज किया जा सकता है। जब यूज किया जा सकता है तो ये एक तरीके से बहुत बड़ी समस्या होगी ऐसे देशों के लिए जो डेवलपिंग है और किसी भी तरीके से अपनी तरक्की कर रहे हैं और चाइना से बचने के लिए कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं। सोचिए, आप खुद को बचाने के लिए कोई प्रोग्रेस कर रहे हैं, भारत खुद को डेवलप करने के लिए कोई प्रोग्रेस कर रहा है, और इसकी एक एक जानकारी अगर चाइना के पास हो, एक एक जानकारी यदि चाइना के पास हो, तो सोचिए क्या तो वो प्रोग्रेस करेगा, क्या ही वो डेवलप करेगा, उल्टा फंस हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। ऐसे में चाइना जो होगा उल्टे सीधे रूल्स अप्लाई करेगा और भारत को रोकने का प्रयास करेगा। अब बिग टेक कंपनीज, जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, दैट टेलर कंटेंट, जो कंटेंट को टेलर करने के लिए गैदर करती हैं मैसिव डेटा को, बहुत ज्यादा डेटा को इकट्ठा करती हैं इन प्रैक्टिसेस नॉट अनलाइक स्पाइंग। यानी कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो छोटी छोटी ऐप चलाती हैं, जैसे भारत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी रील्स बनती हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिसमें रील बनाई जाती है, लेकिन वो डेटा को इकट्ठा नहीं करती है। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड टारगेटिंग ऑफ यूजर इज इंटीग्रल टू बिग टेक बिजनेस मॉड्यूल्स। हालांकि जो नहीं करते उनकी बात अलग है, लेकिन ये अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो ये एक तरीके से उनका बिजनेस मॉडल है कि डेटा इकट्ठा करो, जानकारी इकट्ठी करो और किसी भी ब्लैक मार्केट में सेल कर दो। ब्लैक मार्केट में सेल करने के बाद क्या होगा, कोई भी व्यक्ति उसका यूज कर सकता है। आपको पता है बहुत सारी एप्स हैं जो आपकी लोकेशन को ट्रैक करती है, बिना लोकेशन को वो ऐप डाउनलोड ही नहीं होती, जबकि उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। टिकटॉक से लेकर के कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे, अननेसेसरी आपकी लोकेशन को डिजाइन करेंगे। क्यों? जबकि लोकेशन से नाम, आधार, बाकी चीजों को जोड़कर आपको लूटा जा सकता है। डिवाइसेस आर कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मिंग। ये जो डिवाइसेस हैं जिनमें ये ऐप डाउनलोड होती हैं, ये कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती हैं, इन्फॉर्म करती हैं कंपनीज को कि हम क्या करते हैं और हम कहां पर हैं। ये दो चीजों की जानकारी मिलती रहती है। व्हाट मेक्स टिकटॉक अ पर्टिकुलर थ्रेट इन इट्स पेरेंट कंपनीज जुरिडिक्शन बेस्ड इन चाइना। अब जब टिकटॉक में ऐसी कुछ चीजें पाई गई, लगातार कांस्टेंट ऐसी चीजें देखी गई, तो उस परिस्थिति के अंदर ये एक तरीके से थ्रेट बन गया। किसके लिए? उन कंपनीज के लिए, उन देशों के लिए जिन देशों में चलाया जा रहा है। अब जब पकड़े गए तो यही प्रोसेस टिकटॉक के लिए थ्रेट बन गया। कैसे? टिकटॉक ने अपनी प्रैक्टिसेस को रोका नहीं, तो अदर देशों ने इसको रोक दिया। दिस टिकटॉक टू रियलाइजेस। अब टिकटॉक ने भी इस बात को रियलाइज किया। चलो जी, अब रियलाइज कर दिया तो क्या रियलाइज करने के बाद उसने कोई स्टेप उठाए? ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, समझना। दिस टिकटॉक टू रियलाइज, इट ट्राइड टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम ByteDance when ByteDance, ये पूरा एक नाम है, ByteDance, when its CEO faced US लेजिस्लेटर कमिटी। टिकटॉक ने जब इसको रियलाइज किया तो खुद को इससे दूर दर्शाने की कोशिश करी, जबकि टिकटॉक के जो सीईओ हैं उनको यूएस के लेजिस्लेटर कमिटी का सामना करना पड़ा अभी हाल फिलहाल के अंदर। बट क्लेम्स ऑफ TikTok independence fell flat in the face of testy Beijing statement saying it would strongly oppose any forced sale और टेक ओवर ऑफ टिकटॉक। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे बहुत छोटी सी लाइन ही बोली जाती है कि बेशक उसको सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी सारी वार्निंग्स जो थी टिकटॉक पर क्या थी? फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब उस पर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये उस कंपनी की इंडिपेंडेंस को दर्शाता है, और कोई भी फोर्स्ड सेल या टेक ओवर जो है टिकटॉक का, उस पर कोई भी अपोज नहीं किया जा सकता है। बीजिंग की ये स्टेटमेंट है। बीजिंग यानी चाइना कहता है कि भाई मेरी किसी भी ऐप या मेरी किसी भी कंपनी पर दूसरा देश जबरदस्ती अपनी कंडीशन को लागू नहीं कर सकता। अगर लागू करेगा तो उसकी कंडीशंस पर चाइना पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, उनकी प्रैक्टिसेस पर रोक नहीं लगेगी।
स्पाइंग अपार्ट, अब जासूसी करते समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अबाउट एडिक्शन टू द ऐप, अब ये ऐप जो थी इतना एडिक्ट कर चुकी थी बहुत ज्यादा सच्चाई के अंदर, बट कैन हार्डली बी रिस्ट्रिक्टेड टू टिकटॉक, लेकिन इसे रोक पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, उसे रोकने के कोई काम नहीं थे। एडिक्शन टू स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इज जस्ट एज वरिंग, भारत नहीं पूरे विश्व के अंदर आज के दिन ये एक समस्या बन चुकी है कि बहुत सारे लोग जो हैं इन एप्स पर चलते हैं। अभी एक तरीके से रिपोर्ट आई थी करंट के अंदर, क्या थी कि एक औसतन व्यक्ति पूरे दिन का लगभग 5 घंटे का समय मोबाइल पर ये रील्स, मोबाइल पर ये वीडियोस, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर सॉन्ग्स, किसी भी तरीके से इस टेक्नोलॉजी के साथ में पूरे दिन के 5 घंटे स्पेंड करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यदि 5 घंटे या बड़ा समय इस पर स्पेंड कर रहे हैं तो ये भी एक चिंता वाली बात है। अब आप कुछ भी कहेंगे, कुछ भी सुनेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो लगभग वो सारा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर किया जा रहा है। आप नोटिस कीजिए, आप कहीं पर 1-2 वीडियोस लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं या पसंद करते हैं तो लगभग उसी चीज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी पहचान करके आपके टेस्ट को पहचाना जाता है, आपके लोकेलिटी को पहचाना जाता है और वही कंटेंट दिखाया जाता है जो आप देखना चाहते हैं। ये रियलिटी है। अब आगे, द डिफरेंस परहैप्स लाइज इन हाउ मच कंट्रोल गवर्नमेंट कैन एक्सर्ट ऑन सोशल मीडिया कंपनीज। ये एक सवाल हो गया, सच्चाई में ये एक सवाल है कि क्या सरकार, क्या गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकती, पूरा कंट्रोल कर सकती है सोशल मीडिया पर? क्या किसी भी तरीके की सोशल मीडिया कंपनीज पर रोक लगाई जा सकती है? बीजिंग रेगुलेट्स टिकटॉक डोमेस्टिक वर्जन, जो डोमेस्टिक वर्जन है उसे डाउयन कहा जाता है, विद टाइम कंट्रोल, स्क्रीन लिमिट फॉर दोज एजेड बिफोर 14 विद इट्स एल्गोरिदम, पुशिंग एजुकेशनल वीडियोस एंड पॉलिटिकल अप्रूव्ड कंटेंट। चाइना अकेला एक ऐसा देश है जो तारीफ के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए, जो कि ये स्टेटमेंट कहती है चाइना अकेला एक ऐसा देश है जिसने पूरी सोशल मीडिया पर अपना कंट्रोल कर रखा है। कोई फेसबुक नहीं चलता है चाइना के अंदर, कोई यूट्यूब नहीं चलता, उसका खुद के चैनल होते हैं। इवन उसका इतना जबरदस्त एल्गोरिदम है, इतना जबरदस्त कंट्रोल है कि चाइना चाहे तो, वैसे उसके देश का नियम क्या है कि 14 इयर्स से कम एज के बच्चों के लिए वल्गैरिटी वाला कंटेंट आएगा ही नहीं। जैसे ही एज डालोगे वल्गैरिटी अपने आप हट जाएगा। सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस आएंगे, डेवलपमेंट वीडियोस आएंगे, एजुकेशनल वीडियोस आएंगे, ऐसे ही बहुत सारी पॉलिटिकल अप्रूव्ड कंटेंट्स जो होते हैं ना, उन सब को ही प्रेजेंट किया जाता है। फालतू की चीजों को ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाता है क्योंकि वो पीछे बैठे बैठे कंट्रोल करते हैं। लेकिन इंडिया में या किसी देश में ऐसा नहीं है, इसी वजह से उन पर कंट्रोल कर पाना एक तरीके से कठिन है और उनका सिस्टम इंडिया से या बाकी देशों से इस समय बहुत आगे है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि इंडियन हो करके चाइना की तारीफ कर रहा हूं। मैं चाइना की तारीफ नहीं कर रहा हूं, उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तारीफ कर रहा हूं, उनकी डेवलपमेंट की तारीफ कर रहा हूं कि वो कितना आगे निकल चुके हैं। अब आगे वर्ड है, बट टिकटॉक अपील रिमेन्स अनचेंज। टिकटॉक की जो अपील है अभी भी वो यूजर्स के लिए बदली नहीं है कि आपसे लोकेशन या बाकी चीजें पूछी जाएंगे। दैट नो शॉर्ट वीडियो ऐप हैज कम क्लोज टू टिकटॉक, ऑफन एन इनेबलिंग टूल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, पॉइंट अ सीरियस गैप इन द मार्केट। हालांकि टिकटॉक पर काफी ज्यादा प्रेशर होने के बाद भी इंडिया जैसे बड़े मार्केट ने भी बैन कर दिया, काफी सारे देशों ने भी बैन कर दिया, लेकिन उस पर अभी कोई इंपैक्ट नहीं आया है, उसने अपनी पॉलिसीज में बदलाव नहीं किया। हालांकि ये सारी चीजें जो हैं, ढेरों एप्स हैं जो प्रेजेंट करती हैं। हाउएवर, ये एक वर्ड है जो बच्चा रिजल्ट ओरिएंटेड है। हाउएवर द बिगर इशू इज दैट एप्स ऑपरेशनल डिजाइन रेजेस सेवरल रेड फ्लैग्स, यानी कि ऐप इस तरीके से बनी हुई है कि अब अगर उसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो काफी ज्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हैं, रुकावटें आती हैं जिसपे चेंजिंग कर पाना लगभग थोड़ा डिफिकल्ट है। वाइल टिकटॉक शुड कंटिन्यू टू बी बैंड इन इंडिया, जबकि इसी रेड फ्लैग्स की वजह से, चाइना के ना चेंज होने की वजह से, एडामेंट होने की वजह से, उसके ऑब्स्टिकल्स होने की वजह से इंडिया में आज भी ये बैन है प्रॉपर तरीके से। रियल टेस्ट ऑफ आवर टेस्ट
ability will be produce an Indian alternative to his huge popular platform। हालांकि इंडिया ने टेस्ट के बाद में अपनी एबिलिटी को और इंप्रूव किया और इंप्रूव करने के बाद ढेरों ऐसी नई एप्स जनरेट कर दी ताकि बच्चों को, लोगों को कमी भी महसूस ना हो और इंडिया के डेटा को भी सिक्योर किया जा सके। हालांकि ऐसी चाइना की मोर देन 90 प्लस एप्स ऐसी हैं जिसे इंडिया ने बैन किया था और ये जितनी भी एप्स थी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और इंडिया का लगभग सारा डेटा चाइना के पास स्टोर होता था। तो ये था रीडिंग का पार्ट। अब बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की कि कौन सा पार्ट किसको डिफाइन करता है, कीवर्ड्स कैसे छांटे जाते हैं। कीवर्ड्स कैसे छांटे जाते हैं ताकि आपको पता रहे कि किसी भी प्रकार से कोई भी आर्टिकल आता है तो हमें कैसे उसको समझना है, क्या ग्रामर का रोल है, क्या ग्रामर का रोल है, कब कौन सा पॉइंट पास्ट में जा रहा है, कब कौन सा पॉइंट प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। ये एक सबसे बड़ा सेक्शन है। मैं एक दो पैराग्राफ पढ़कर दिखाता हूं, समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सा वर्ड किससे रिलेट कर रहा है, कौन सा वर्ड कौन से पैराग्राफ को डिफाइन कर रहा है। हालांकि ये जो पार्ट होगा ये उसी बच्चे के लिए है जिसका सेक्शन कमजोर नहीं, स्ट्रांग है। सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट और थीम। इन दोनों में अंतर समझिए। सबसे पहला पॉइंट है सब्जेक्ट और दूसरा है थीम। सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर कोई हमसे कहता है कि सब्जेक्ट क्या होता है तो किसी भी सेंटेंस के अंदर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति होगा या जो कार्य है, एक्शन है, किसी व्यक्ति को प्रेजेंट करेगा, उसी के इर्द गिर्द घूमेगा, उसी को दिखाएगा बार बार, तो वो वर्ड हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। अब सब्जेक्ट को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। सब्जेक्ट को समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है। पहले यहां पे उस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर आगे का पॉइंट हम डिफाइन करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है बच्चा, हमें बचपन से पढ़ाया जाता था वो क्या है और आगे पढ़ना क्या है वो समझते हैं। पहले इस वर्ड को समझिए, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, किसी काम को करने वाला व्यक्ति, किसी काम को करने वाला व्यक्ति। इसे हम नॉर्मल परिभाषा में कहते हैं डूअर, नॉर्मल परिभाषा में कहते हैं डूअर। लेकिन क्या हर बार डूअर ही सब्जेक्ट होता है? हर सेंटेंस में सब्जेक्ट होना अनिवार्य है? अब कायदे से इतनी सी बात समझते, बहुत छोटी सी, क्या कि यदि हमें किसी सेंटेंस को लिखना है तो सेंटेंस को लिखने के लिए बचपन से एक फॉर्मेशन पढ़ाया जाता है कि अगर आपको कोई सेंटेंस लिखना है तो आपको इस स्ट्रक्चर के आधार पर चलना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर के आधार पर चलना पड़ेगा जिसमें आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, एक हेल्पिंग वर्ब होगा, एक वर्ब होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अभी हमने न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल को जब हमने पढ़ा तो आर्टिकल में बचा हमें ये वाला स्ट्रक्चर नहीं मिला, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं मिला कि हर बार सब्जेक्ट फोकस हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, हमें ये स्ट्रक्चर नहीं मिला। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली ये चीज समझनी है कि जरूरी नहीं है कि हर बार सब्जेक्ट डूअर ही हो। पहला पॉइंट, ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हर बार कोई नाम हो, आई वी यू दे ही शीट हो, ऐसा नहीं है। अब समझते हैं सब्जेक्ट, पहला पॉइंट कहां कहां यूज हो सकता है। यहां पर एक एवल ओवरव्यू है, जब हम इस टॉपिक को पढ़ाएंगे फर्दर तो वो सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट ये समझना जरूरी है कि किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बच्चा शुरुआत यानी स्टार्टिंग में आ सकता है, मिड में आ सकता है, एंड में आ सकता है, और कई सेंटेंसेस ऐसे भी होंगे जिसमें सब्जेक्ट लिखना रिक्वायर्ड नहीं होगा, जिसमें सब्जेक्ट लिखना रिक्वायर्ड नहीं होगा। जब कई सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनमें सब्जेक्ट लिखना रिक्वायर्ड नहीं है तो आपका सेंटेंस तो बनेगा बट सब्जेक्ट का होना अनिवार्य नहीं है। जब अनिवार्य नहीं है
तो सब्जेक्ट क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको सब्जेक्ट ढूंढना आसान हो जाए। सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी सेक्शन के अंदर सेंटेंस में संज्ञा यानी नाउन किसी भी वर्ड का, किसी भी सेंटेंस का, किसी भी चीज का सब्जेक्ट बन सकती है। नाउन किसी भी चीज का नाम, राम, श्याम, हीना, मीना, सीना, जो भी है नाम बन सकता है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी सेक्शन में प्रोनाउन यानी सर्वनाम, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ऐसे भी शब्द सब्जेक्ट बन सकते हैं। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत आप विशेषण से भी कर सकते हैं। जब आप दा के साथ एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो भी आप सब्जेक्ट को दर्शाते हैं। चौथी बात करें तो दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से भी सेंटेंस में सब्जेक्ट बनता है। जैसा न्यूज़पेपर में देखा, कई जगहों पर 2+V1 दिखता है, और भी बहुत सारे पैटर्न है। क्वेश्चन वर्ड हो गया है, बाकी चीजें हो गई, उन सब से भी सब्जेक्ट बनता है। खैर, थीम की बात करते हैं तो कार्य करने वाला व्यक्ति तो सब्जेक्ट हो गया। थीम होता है पूरे राइटिंग का कॉन्सेप्ट, जो उसके बारे में लिखवा रहा है, समझा रहा है कि हम क्यों लिख रहे हैं, उसका मेन एक तरीके से लॉजिक या कंसेप्ट कह सकते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। अब सेंटेंस के अंदर आपने नोटिस किया होगा, शुरुआत देखिए किससे हो रही है, प्रीपोजिशन से वाक्य की शुरुआत हो रही है। प्रीपोजिशन से वाक्य की शुरुआत हो रही है विद ऑस्ट्रेलियाज बैन, ऑस्ट्रेलिया के बैन के साथ साथ। अब ये बैन जो है एक वर्ड है, बैन लगाया, बैन यानी एक्शन हुआ, ऑन, ये एक प्रीपोजिशन है, बैन ऑन समथिंग। तो यहां पर बैन के साथ में एक वर्ड आया फिक्स प्रीपोजिशन के साथ में, बैन ऑन समथिंग, किस पर लगाया, टिकटॉक पर, ऑन समथिंग। और ओवर, ओवर का मतलब रीजन देना, ओवर यहां पे रीजन दे रहा है, किस चीज का रीजन दे रहा है, स्पाइंग कंसर्न, जासूसी के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। अब अगला वर्ड आता है यहां पे कॉमा के बाद, नेक्स्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है कि चाइनीज ऑन शॉर्ट वीडियो ऐप, ये यहां तक हमारा सब्जेक्ट है। ऐप हमारा मेन सब्जेक्ट है, और बाकी जो चाइनीज ऑन शॉर्ट वीडियो है, ये इस ऐप को डिफाइन करने के लिए दर्शाया गया एक तरीके से सारा विशेषण है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है नाउ, नाउ समय, इज प्रोहिबिटेड, इजएमआर के साथ में जब भी थर्ड फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में चला जाता है कि कार्य करने वाला कौन है यहां पे नहीं पता है, लेकिन यहां पे चाइना की ऐप पर बैन लगा दिया गया। बैन लगाने के बाद में किस किस चीज पर से बैन लगा है, फोन्स पर और डिवाइसेस पर, और किसके द्वारा लगा ये नहीं बताया, किन किन देशों में लगा है। इन प्लेस को दर्शाने वाला वर्ड है, इसे समझ जाइएगा कि ये आगे सभी प्लेसेस को दर्शा रहा है। और वाइल इसी दौरान इंडिया का एक्शन है, और 2020 की बात है तो ये पास्ट टेंस को दिखा रहा है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज के अंदर जब आप फर्दर ग्रामर के सेंटेंस फ्रेमिंग को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता होगा कि अगला वाला वर्ड पिछले वाले वर्ड से क्या चाहता है और क्या चीजों को प्रेजेंट कर रहा है। तो इस कंसेप्ट को, इस न्यूज के सेक्शन को आज यहीं पर रोकते हैं। बाकी इसके बाद हम अगली क्लास में से कंटिन्यू करेंगे ढेरों नई चीजों के साथ में। आज के लिए इतना ही।